और पहले पास्ट हिस्ट्री डायबिटीज की नहीं है, तो फिर हमारी नज़र में तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज है, GDM है। लेकिन एन मुमकिन है कि वो प्रीवियसली डायबिटिक हो, वाज अननोन। तो अब जो भी है, जिस स्टेज पे आपने बोला 20 वीक्स पे है, तो उसके वो सारे जो रिक्वायर्ड टेस्ट है, हीमोग्लोबिन A1C, या वो जो पहले आप सीधी हीमोग्लोबिन A1C नहीं करवाते, स्क्रीनिंग टेस्ट जो 3 हमारे पास है, 3 में से हर क्लिनिक का अपना कल्चर है। कोई रैंडम ब्लड शुगर करवाता है मोस्टली, कोई वो फास्टिंग करवाता है, और कोई करवाता है 50 ग्राम्स वाला। तो जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट आपके पास अवेलेबल है उसके मुताबिक ही आप चलेंगे। वो इंक्रीज होगा तो फिर आप डायग्नोस करेंगे इसको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ इस स्टेज पे जो भी है, चाहे वो GDM है, चाहे वो जो प्रीवियस नॉन डायबिटिक है, टाइप 1 और टाइप 2 जो भी है, तो लेकिन अब से हमारी मैनेजमेंट तो अब से शुरू होगी ना। प्रीवियस जो कल यस्टरडे गुजर गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब से जो ग्रेविडा 3 है, पैरा 2 पास कोई हिस्ट्री नहीं है। अब उसकी जो भी होगी आपके आपको नॉर्मल टेस्ट आया तो उसको डायबिटिक डायग्नोज करके, तो ज़रूरत पड़ी तो OGTT करके कंफर्म कर लेंगे, और फिर उसकी मैनेजमेंट जो है वो होगी डिपेंड्स अपॉन कि वो कितनी आउट ऑफ रेंज है। और अगर वो अर्ली थोड़ी आउट ऑफ रेंज है तो डाइट, एक्सरसाइज और मे बी मेटफॉर्मिन। अगर वो उससे ज़्यादा है तो फिर हम उसको स्ट्रेट अवे इंसुलिन पे डाल देंगे। मैं फिगर्स आपको दे देता हूँ, कम और ज़्यादा का क्या है, कितने पे आप वो डालेंगे उसको ओरल पे, मेटफॉर्मिन पे, और कितने पे डालेंगे आप उसको डायरेक्टली इंसुलिन पे। ये आप अगर लिख रही हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि उसके जो जो भी डालना है उसको मेटफॉर्मिन पे या इंसुलिन पे। इंसुलिन पे डालेंगे अगर उसका शुगर जो लेवल है वो 7 मिलीमोल पर लीटर है, वो या उससे ज़्यादा है, फिर सीधा इंसुलिन पे जाएगी। उससे कम होगा तो फिर उसकी डाइट और साथ मेटफॉर्मिन दी जा सकती है इफ इट इज़ लेस देन 7 मिलीमोल। ये आसान सी फिगर है, ये आप याद रख लीजिए। और उसके बाद आपने डाल दिया, फिर उसकी मॉनिटरिंग है। आप मॉनिटरिंग उसकी किताबों में प्रोटोकॉल्स बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैं तो आसान सा कर देता हूँ आपके लिए। आप कहिए जी कि मैं उसकी मॉनिटरिंग करूँगी 6 लाइन शुगर कंट्रोल के साथ। वो उससे 6 दफ़ा का टेस्ट 6 दफ़ा डेली नहीं होगा, वो चेंज करके 2 दफ़ा डेली होगा, कभी फास्टिंग कभी पोस्ट प्रेंडियल और आफ्टर। तो इस तरह से वो करेंगी तो फिर आपका कंट्रोल ज़ाहिर हो जाएगा। कंट्रोल के मुताबिक फिर आगे आप चलेंगे। इंसुलिन की डोज बढ़ाने की ज़रूरत है या मेटफॉर्मिन से इंसुलिन पे जाने की ज़रूरत है, वो सारा कुछ करेंगे। देन वी कम टू कॉम्प्लिकेशंस। फिर जो उसकी कॉम्प्लिकेशन अपीयर होंगी वो विल हैंडल देम एज सच। अब लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अगर विदाउट कॉम्प्लिकेशन है तो फिर उसको 37 प्लस वीक्स पे ले जाए, 37 टू 38 प्लस 6, यानी 39 ही समझिए। 37 से 39 वीक्स के दरमियान डिलीवर करेंगे। हाउ दैट डज नॉट मीन ऑलवेज सिजेरियन सेक्शन, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी एक कॉम्प्लिकेशन है, फिर सिजेरियन सेक्शन होगा। अगर वेल कंट्रोल डायबिटीज़ है फिर शी कैन बी गिवन इंडक्शन ऑफ लेबर एंड डिपेंडिंग ऑन बिशप्स कोड एंड डिलीवरी। मैंने काफ़ी लंबा जवाब दे दिया, लेकिन आई होप इट वेरी ब्रीफली कवर्स योर क्वेश्चन। सर अगर पेशेंट हिस्ट्री में कहे कि मुझे 4 मंथ्स पे RBS ज़्यादा आई थी, उस पे जो है पेशेंट कहे कि मुझे मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया गया था, उसने मुझे मेटफॉर्मिन स्टार्ट करवा दी। हाँ, तो इसका मतलब और होता है ये समझ से यही पूछना चाह रही हूँ कि अब उसका सिर्फ और लेकिन उस जो अब हमारे पास तो वो तकरीबन 36 वीक्स से थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गई है,
और अभी भी उसके लेवल ज्यादा ही हैं, सारे 200, यानी कि लेवल तो 70 की रेंज हम में आ उसको रहे हैं। कहेंगे कि नॉट वेल कंट्रोल डायबिटीज, तो इसलिए वो 37-38 तक नहीं जाएगी, और वो उससे पहले ही डिपेंडिंग अपॉन फीटल मॉनिटरिंग उससे पहले हम डिलीवर करेंगे। सर हम जब इसको प्रेजेंट करेंगे, जब एग्जामिनर कहेगा व्हाट इज योर डायग्नोसिस, हम इसकी ओजीटीटी पेशेंट का नहीं हुआ हुआ था, HbA1c हुआ हुआ था, वो 9.7 आया हुआ था, वो उसी ट्राइमेस्टर में हुआ था जब उसको मेटफॉर्मिन स्टार्ट हुई है। हाँ, तो तो अब क्या हम जी है, शी इज अ केस ऑफ रिसेंटली डायग्नोस्ड डायबिटीज विद प्रेगनेंसी, बस। वो मतलब हम इसको जी सर। उसका जरूरी नहीं आप नाम लें GDM है कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ब्लड शुगर लेवल रेज है, उस पर हमने डायग्नोसिस की है। और शी कुड बी एनी वन ऑफ दोज थ्री। शी कुड वेल बी टाइप 1, शी कुड वेल बी जेस्टेशन। ये मान लीजिए कि 80 मोर देन 80% डायबिटिक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर GDM, जेस्टेशनल इंड्यूस, मोर देन इट। उसके बाद आता है टाइप 1 15%, और उसके बाद आता है 5% टाइप 2। यस सर। तो जब 80% चांस ये है कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज है, जी लेकिन हम चूंकि पहली दफा हम डायग्नोस कर रहे हैं उसको, हम ना जेस्टेशनल कहेंगे, ना टाइप 1 कहेंगे, ना टाइप 2 कहेंगे, कि लफ्ज रीसेंट ऐड कर दीजिए, recently diagnosed as diabetic during pregnancy at जो भी 20 वीक्स 34 वीक्स 36, बस। फिर वो कौन सी डायबिटीज है वो कहेंगे हमें नहीं पता इस स्टेज पे, तो बिकॉज देयर इज नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, शी इज ग्रेविड अप पैरा 2, तो पिछली 2 प्रेगनेंसी में भी उसको कोई कॉम्प्लिकेशन जो नॉन डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। जी तो सर। इसलिए हम नहीं जानते कि वो उस वक्त डायबिटिक थी कि नहीं थी। तो ये आप रफ्स बस ये कि जो पहली दफा डायग्नोज हो रहा है कहे रिसेंटली, व्हाई डू यू इंसिस्ट ऑन सेइंग कि ये टाइप 1 है या यस टाइप। सर। जी सर, यही पूछना चाह रहे थे वैसे कि हम कहेंगे रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। वो थैंक यू सो मच। एग्जामिनर पूछे कि विच डायबिटीज, तो आप कहेंगे प्रीवियसली नॉट नोन, पता नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन ये इंसिडेंस जो मैंने आपको बोला ये बोल दीजिए जी सर। कि 80% चांस है कि जेस्टेशनल डायबिटीज है, 15% चांस है टाइप 1 है, 5% चांस है कि टाइप 2, बस। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जो जो जिन्होंने केस प्रेजेंट करना है वो आ गई हैं, 9 तो बज गए। जी डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। जब आप अभी थोड़े हो तो मैं थोड़ा सा गिला करना चाहता हूँ, वो जी जब बड़ा हो जाएंगे सबके सामने कर दूंगा, अभी मैं गिला उधार रखता हूँ। तो अच्छा। हाँ, चूंकि देखिए मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि जो भी आपका टॉपिक हो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पढ़ के फिर आपसे बात करूँ। जी मैं जब पढ़ाया करता था उस वक्त भी अंडर ग्रेजुएट को लेक्चर देना है फाइब्राइड का, मैंने सैकड़ों दफा तो फाइब्राइड पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी मैं फाइब्राइड रात को बैठ के पढ़ता था और सुबह जाके फाइब्राइड पढ़ाता था। हर कि उसको समझो मैंने सैकड़ों दफा पढ़ा किताब से, लेकिन हर दफा पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था ये एंगल जो है, ये बात जो है मुझे इस तरह से पहले समझ नहीं आई थी। नंबर 1, so every time you read you learn something new. नंबर 2, कि जब आप माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको अंदाजा होगा कि जब टीचर लेक्चर देने आता था आपको पहले 5 मिनट में पता चल जाता है ये पढ़ के आया है, इसका लेक्चर ऑर्गेनाइज है या ऐसे ही चल के आ गया कि तजर्बा पढ़ा है, मैंने बहुत दफा ये लेक्चर दिया। आप इंस्टेंटली पहचान लेते हैं उसको, क्योंकि अगर पढ़ के लेक्चर देंगे तो ऑर्गेनाइज होगा, उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए उस लेक्चर का वो आप फॉलो करेंगे। अगर आपने ऐसे ही किया तो फिर कभी ए बोल देंगे, कभी जेड बोल देंगे, कभी बीच में से बोल देंगे, कभी आगे कर, तो ठीक नहीं होता। तो एनीवे, तो मेरा मतलब कहने का है कि बेहतर तो ये है कि अगर आपको पहले टॉपिक का पता आप भी पढ़ के आइए,
तो लेकिन जो पढ़ाने वाला उस पर लाजम है कि वो पढ़ के आए। अब कल शाम को पहले तो मैं रूपा से कहा करता हूँ मुझे कम से कम 2 दिन पहले बताओ टॉपिक क्या है। कल शाम को मैंने अरूबा को टेलीफोन किया, उन्होंने नहीं किया, मैंने उनको टेलीफोन किया कि आपने मुझे बताया ही नहीं कल टॉपिक क्या है, सुबह 9 बजे लेक्चर है, कल शाम की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया जी पेशेंट है ग्रेविडा 5 और डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है और उसको पॉलीहाइड्रेमिया। ये तीन चार बातें कि सिविल हॉस्पिटल कराची से पेशेंट प्रेजेंट करे। मैंने कहा चलो ठीक है। रात बैठ के मैंने डायबिटीज पढ़ ली क्योंकि हाइपरटेंशन आप लोगों को रिसेंटली मैंने पढ़ाई। सुबह उठ के मैंने वो ऐसे ही अपना मैसेजेस खोले तो उसमें से मैसेज आया कि वो तो गलती हो गई थी, ये तो फर्क पेशेंट है, ये तो ग्रेविडा 5 है और उसको ओलिगोहाइड्रेमियोस है, पॉलीहाइड्रेमियोस नहीं ओलिगोहाइड्रेमियोस है और हाइपरटेंशन है। तो इस तरह से ना आपकी तैयारी पूरी हुई ना मेरी तैयारी पूरी हुई। तो आप डॉक्टर मैंने तो ईमेल किया था, उसमें तो पॉली ही भेजा था, मैंने ओली को नहीं भेजा था। मैंने जो डॉक्टर इमरान को ईमेल किया था उसमें पॉली ही भेजा था। वो रात की बात है। नहीं डॉक्टर, मैंने तो ईमेल उनको पहले कर दिया था, उन्होंने मुझे रिप्लाई डॉक्टर अरूबा ने फ्राइडे को किया था, मैंने कंफर्म कर लिया था उनको। चलो फिर लेकिन आपने अच्छा किया अगर फ्राइडे को भेजा, तो मैं फिर अरूबा से पूछूंगा। उन्होंने तो मुझे सैटरडे इवनिंग को जो बताया, अभी मैसेज जो है मेरे टेलीफोन पे वो तो रात 10:30 बजे का है कि वो तो केस गलत हो गया, अब ये है। तो इस तरह से कंफ्यूजन से हम सब का नुकसान होता है। ऐसा न कीजिए, बल्कि अगर हम पढ़ के आए, आप भी पढ़ के आए, मैं भी पढ़ के आया हूँ, तो काफ़ी यूजफुल बातें आप भी मुझे बता देंगे, मैं भी आपको बता दूँगा। और यही अंदाज होता है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का। चलो बोलिए रेखा साहब। जी, 32 years of age, साइमा इमरान, हाउसवाइफ, सॉरी एजुकेटेड। सॉरी, एक मिनट, ये फिगर्स होते हैं जरा क्लैरिटी से बोलिए इम्तिहान में भी, कि एग्जामिनर को सुन जाए कितने साल की, जैसे जी 32 बोला या 32 बोला आपने, मुझे जी नहीं हुई ऑफ एज। जो फिगर्स है वो बड़ा जरा संभाल के बोलिए आप, जी ठीक है। डॉक्टर। चलिए 32 years of age, Saima Imran, housewife, educated up to the 4th class, resident of the Manzoor colony, 1 hour from the Index Hospital. Her blood group is A positive, married since 12 years, consanguineous marriage, first marriage of the both partners, Gravida 5, para 4+0, previous all normal vaginal deliveries, last born 6 years back. Her last menstrual period is 15th of October 2020. Her cycles are regular. She is not using any type of the contraception. She is sure of the dates. Her making her expected date of the delivery 22 July 2021. She is admitted through the outpatient department on 19th of June 2021 at the 36 weeks of the gestation with the raised blood sugar levels and the blood pressure and the increased water around her baby for the further workup and the evaluation. According to my patient, she was in usual health of her usual state of her health when she first time missed her periods. She confirmed she conceived spontaneously. It is her unplanned pregnancy. Confirmed her pregnancy by the urine pregnancy test when she was 15 days overdue. Her first trimester was remained unsupervised. No history of the excessive nausea, vomiting, fever, flu, rashes, vaginal bleeding, vaginal discharge in the first trimester. Her scan was not done at that time. Blood urine investigations was not done and blood pressure was not checked. Her first scan was done at the 4th month of the pregnancy, which shows a single alive intrauterine pregnancy. She perceived the fetal movement at the 5th month of the pregnancy. Till 6th month of the pregnancy, my patient remains unbooked. She first time visited the doctor in the 7th month of the pregnancy. Her anomaly scan was not carried out in the 5th month of the pregnancy. She first time visited the doctor in the 7th month of the pregnancy, where her blood urine investigations was carried out, and in her blood in her investigations her HB is 8, but my patient has no any complaint of the lethargy, easy fatigability, shortness of the breath at that time. Her diet is deficient in the meat and the meat, egg, fish and the green leafy vegetables.
And her history is not suggestive of the bleeding from any orifices. Previous blood transfusion history, family history is also not significant of the blood transfusion, bleeding disorders. She does not take the antifolate, any blood thinning agents, oral ulcers, pica, and the vomiting, chronic diarrhea, perineal itching, worms in the stools, malaria, chronic kidney disease, tuberculosis, recurrent UTI, no history of the APH, PPH, and the heavy menstrual bleeding. At that, at that time, when her hemoglobin is 8, doctor prescribed the oral iron and the calcium supplements, and she is taking the properly up till now. In the 8th month of the pregnancy, she came in the outpatient department for the regular checkup, where her the doctor perceived her increased abdominal girth. So doctor prescribes advice the OGTT. So in the OGTT, she is diagnosed as a GDM. But her personal history is not suggestive of the increased thirst, appetite, and increased urination, recurrent UTI, vaginal bleeding, vaginal discharge, and at that time her doctor advised the lifestyle modification, and she is well aware of how to what to eat and exercise, etc. And in her scan there was an increased lighter volume around her baby, but her history is not suggestive of the abdominal discomfort, shortness of breath, dyspepsia, leg swelling, rectal bleeding, vaginal discharge, and scan shows no any other abnormality except her increased lighter volume. Her no previous history of the increased lighter in her baby. एक Fetal movement. मिनट एक मिनट जी जी बोलिए. हाँ जी. Fetal movement and the fetal growth are appropriate up till now. Her first time blood pressure was checked, and at that time her blood pressure was also raised. Exact reading was not known to the patient, and the doctor prescribed to take the tablet Aldomet BD, which she is taking properly, and her blood pressure is controlled on the medication. No history of the headache, epigastric pain, and the blurring of the vision. Here in the hospital, her blood and the urine investigations was again repeated, and the BP was checked twice in the day, and sugar levels was monitored. Still in the hospital, she was on the lifestyle modification. No medication was started up till now. Steroid cover was not given to the patient, and the mode of the delivery was not discussed to the patient. My patient is Gravida 5, para 4 plus 0. Her first baby is delivered at the 6th month of her pregnancy. Due to the pre-prom, delivered the female of the 0.5 kg, and it was stillbirth. Second baby delivered 10 years back. 10 years back, delivered by the normal. She delivered the good size baby. The exact weight was not known to the patient by the instrumental vaginal deliveries, and followed by the perineal tears. And she remained in the hospital for the 5 days. And the baby was remained in the NICU for the 2 days. Her last 2 pregnancy, but at that time no OGTT was carried out, and only the sugar levels she was said that RBS was done, which was normal, and no further postnatal evaluation done in my patient. In last 2 pregnancies are uncomplicated with no any antepartum, intrapartum, any postpartum complications, and both babies are the females. Average weight, and all her fetuses she are after breastfeeded and the vaccinated. In her gynecological history, her age of the menarche is at the 13 years. With the she bleeds for 4 days in every 28-day cycle, with no history of the dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual bleeding, postcoital bleeding. She used the oral contraception for the OCPs for the 2 years, and Pepsimir was never taken. In her family history, no history of the diabetes, hypertension, cardiac disease, tuberculosis, and anomalous baby in her family. And her past medical and past surgical history is not significant. In her personal history, she is not habitual of anything. Her appetite and sleep and is normal. And in her she is not allergic to any drugs. In a socioeconomic history, her husband is a shopkeeper, earns about 15,000 per month. She belongs to the low socioeconomic status, lives in the rented house, and drinks the tap water for the purpose. Drink the tap water for the drinking purpose. In her examination, a young lady sitting comfortable on the bed, well oriented to the time, place, and a person with a BMI of the 32 kilogram per meter square, with the vitals of the BP 110 by 70, pulse is 89 beats per minute, temperature is 37 degree Fahrenheit, and respiratory is 16 beats per minute. She was mildly pale, and no cyanosis, clubbing, jaundice, and edema. In her
Thyroid examination is not enlarged. Thyroid is not enlarged, and no accessible lymph nodes is palpable at that time. And her cardiovascular examination, both first and second heart sound was audible, no added murmurs. And respiratory examination, normal vesicular breathing with equal air entry on the both side. And breast examination, both breasts are normal looking with no visible pigmentation and scar marks, and no lump was palpable in the four quadrants of the breast. In her abdominal examination on inspection, abdomen is protuberant and moving equally with the respiration. No scar marks visible. Pulsation, stria gravidarum was present. On per abdominal examination, the height of fundus is 40. Lie longitudinal presenting part cap. Fetal heart sound was 140 beats per minute, and Liker seems to be adequate. Estimated fetal weight was 2.5 to 2.7 kg, and no tenderness was palpable at that time. Okay, finish. जी डॉक्टर जी, ये देखिए, आपने ऑलमोस्ट 12-13 मिनट लिए हैं सारी हिस्ट्री प्रेजेंट करने। इससे वेरी कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, और लेकिन जरा आपने काफ़ी स्पीड से भी बोला है, और ये भी नहीं कि यू वेस्टेड टाइम, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी नहीं थी कि इसमें डाली जाती, क्योंकि इसमें आपने इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट थी वो आपने पहली दफ़ा तो मुझे बताया कि इसकी ब्लड शुगर लेवल रेज है, इसका ब्लड प्रेशर रेज है, लाइकर ज़्यादा है, इनके ऊपर फोकस करके, और प्लस पास्ट हिस्ट्री में पहला स्टिल बर्थ हो गया था और दूसरा मैक्रोसोमिया था। ये 3, 4, 5 बातें आप ज़्यादा हाईलाइट करके बाकियों को स्क्वीज करें, ताकि थोड़ा सा आपको टाइम डिस्कशन के लिए ज़्यादा मिले। वैसे बड़ी ठीक हिस्ट्री आपकी, कोई चीज़ आपने मिस नहीं की, लेकिन फिर भी ये फैमिली हिस्ट्री में ये हस्बैंड क्या काम करता है और उसकी सोशल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा डाउन प्ले कीजिए। ये 5-6 बातें जो हैं इनको ज़्यादा कीजिए। तो ये, लेकिन मैं इसके नेगेटिव मार्क्स नहीं दूंगा कोई भी, लेकिन पॉजिटिव मार्क्स के लिए आपको टाइम और चाहिए टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। चलिए, मुझे इसकी समरी बता दीजिए प्लीज। 32 years of age, grade 5, para 4+0, previous all normal vaginal deliveries. She is the case of मोहतरमा जी डॉक्टर जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये स्पीड से टाइम नहीं छोटा होता। आप इस तरह बोल रही हैं जैसे अपने आप को बता रही हैं। जी डॉक्टर, इस तरह बोलना है जैसे मुझे बता रही हो। जी डॉक्टर सॉरी। आप ये जिस तरह आपने शुरू किया 32 ईयर ओल्ड ग्रेड 5 पर, मैंने कहा हिस्ट्री थोड़ी बड़ी है, और तो इस वजह से जो है ना मैंने तभी तो बड़ी हिस्ट्री को ही तो मैनेज करना मैं आपको बता रहा हूँ। जी डॉक्टर, तो मैंने आपको कहा है कि ये इतनी बड़ी हिस्ट्री को बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं जो आप डाउन प्ले कर सकते हैं, वो कम उन पे टाइम लगाना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनके लिए ज़्यादा टाइम निकालें, लेकिन रश ना करें। जिस तरह आप अब बोल रही थी समरी पे, तो मतलब हर लफ्ज़ मुझे समझ आना चाहिए, नहीं आ रहा वो मुझे, तो फिर बोलिए जी समरी। Gravida, 32 years of age, gravida 5, para 4+0, previous all normal vaginal deliveries. She is now 36 weeks with the gestational diabetes mellitus based on her history and examination, pregnancy-induced hypertension and polyhydramnios. And on symphysis fundal height is 40 centimeter. नहीं, वो symphysis fundal height तो फिजिकल एग्जामिनेशन में चलेंगे ना आप। जी। लेकिन इस हिस्ट्री में जो पुरानी हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, उसकी समरी में इंक्लूजन जरूरी है कि शी इज पैरा 4। जी डॉक्टर, फर्स्ट सेकंड जो बेबी था वो मैक्रोसोमिक था, और ये एनेमिक भी है डॉक्टर, HB8 थी इसकी, जिस पे ऑरल सप्लीमेंट, हाँ ये भी शामिल होना चाहिए। तो यानी पास ऑफ सर्टिफिकेट के जी पहले 2 जो थे उसमें मैक्रोसोमिया भी था और एक स्टिल बर्थ भी हुई, बाकी के जी, या फिर जो अब है वो अनीमिया उसका आएगा जब आप इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंट करेंगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन से पता चला। वैसे तो जी डॉक्टर, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक थे, एज सच कंप्लेंट नहीं है जी।
क्या ये पेशेंट है आपकी, आप her expected date of delivery is 22nd July. जी डॉक्टर, मैंने 1 वीक बैक इसकी हिस्ट्री ली थी। हाँ जी मैंने 1 वीक बैक इसकी हिस्ट्री ली थी, 1 वीक बैक। चलो 1 वीक बैक ही चलते हैं। आज क्या जी तारीख? 25 है, 26, आज डॉक्टर 27। जी 27, डॉक्टर आज 27 है तो आपने 20 तारीख को इसीलिए जी हम समझे कि आज 20 जून है। नहीं डॉक्टर, मैंने 1 वीक बैक पहले ली थी। वही तो मैंने कहा ना कि जी हम समझे आज 20 जून है, तो आज हम 20 जून पे बैठे हैं। आपने हिस्ट्री ली है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट 22 जुलाई है। तो आप बताइए कि आप इसकी मैनेजमेंट क्या करेगी। आहिस्ता आहिस्ता बोले और फोकस बोलिए। जी डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीट माय मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस। जी बोलिए, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करना पसंद करेंगे? डॉक्टर, इन विच आई वांट ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, गुड। hemoglobin in the gram, it's a complete blood count in which I want a hemoglobin in the gram per deciliter, total leukocyte count and the platelet count in the cubic millimeter, and hepatitis B surface antigen, anti-hepatitis C, and urine detail report in which I want microscopy and the biochemistry. In microscopy, I want epithelial cells, red cell and pus cells. In biochemistry, I want to see the ketone, glucose, and protein. गुड। I want a 24-hour sugar profile and the next previous and OGTT, renal function test, in which I want the urea and creatinine, liver function test in which I want the serum bilirubin and the SGPT, serum uric acid, and the dating scan, anomaly scan, and the recent obstetrical scan. बहुत कुछ बोल दिया आपने। अल्ट्रासाउंड का स्कैन बोल दिया जिसमें डेटिंग और अनोमली हो गई, और recent scan. और क्या? recent scan. रीसेंट? डॉक्टर, अभी जो रिसेंट स्कैन हुआ हुआ है ना, वो मांगना चाह रही हूँ। जो रीसेंट क्या हुआ है? स्कैन डॉक्टर, ऑब्स्टेटिकल स्कैन। वो तो उसी में आ गया ना अल्ट्रासाउंड जी स्कैन, और बस कंप्लीट हो गया। जी डॉक्टर। जी बिल्कुल आपने ठीक बोला, इससे ज्यादा कंप्लीट लिस्ट नहीं हो सकती, आपने यू हैव नॉट मिस एनीथिंग, राइट। तो अगर मैं 1 by 1 पूछूं तो आपने ब्लड ग्रुप करवाया, वो मुझे समझ आ गया। हीमोग्लोबिन इसकी 8 थी। अभी जो डॉक्टर रिसेंट में दी हुई थी ना, वो जब उसने 7 मंथ में विजिट किया था तो उस वक्त 8 थी। अब इसकी जो HP थी वो 9 थी। रिसेंटली व्हाट डू यू मीन, 8 कौन सी तारीख को थी? डॉक्टर 1 मंथ बैक इसकी 8 थी। 8 थी। तो जी फिर आपने हिस्ट्री में ये बोलना था कि 1 महीना पहले 8 थी, अब 9 है। जी जी इसकी हीमोग्लोबिन आज 9 है। आप जी तो पहली दफा देख रही हैं ना इस पेशेंट को। जी डॉक्टर, जब पेशेंट ने मुझे हिस्ट्री बताई थी ना, उसमें उसने मुझे खुद अपने मुंह से कहा था कि मेरी 8 है। तो हाँ उस वो पे जी ओके बात, इस तरह से नहीं चलते। जो एग्जामिनर बोले आप उसके साथ साथ चलते हैं, जी सही। आप उसके साथ साथ चलते हैं, क्योंकि इस तरह से बोलेंगे तो आपका वक्त जाया होता है। जी ठीक है। तो आपके आज उसकी हीमोग्लोबिन 9 है। जी उसको कैसे आप, ये इन्वेस्टिगेशन आपकी सारी हो गई, बाकी डॉक्टर, सब फिर her hemoglobin is 9. I want further indices in which I want MCV, MCH and MCSC and peripheral film. ये आपने जो कंप्लीट लिस्ट बोली उसमें तो ये नहीं बातें बोली। आप, डॉक्टर आपको पता था कि हीमोग्लोबिन 9 है। जी जी आपने ये बातें तो फिर ना बोली। आपने लिवर फंक्शन टेस्ट बोले, रीनल फंक्शन टेस्ट बोले, आपने बहुत कुछ बोला है। आपने उसका टाइप ऑफ एनीमिया तो ना बोला डायग्नोसिस में, के इन्वेस्टिगेशन बोला। नहीं डॉक्टर, मैंने कहा कि वो जब मैं CBC जब मुझे हीमोग्लोबिन पता चलेगी तो उसके बाद, जैसे मुझे तो पता थी। खैर हाँ, पता थी सॉरी डॉक्टर। आपको जी पता थी। अगर पता नहीं भी थी 9, आपको ये पता था कि उसकी 1 महीना पहले 8 थी। जी जी
तो आपने ये नहीं बोला। तो जी आज का मैसेज टेक होम आपके लिए ये है कि जो पेशेंट एनेमिक हो उसमें ये अल्फाज बोलने जो अब आपने बोले हैं साथ ही। जी जी, ठीक है डॉक्टर। टू फाइंड आउट टाइप टाइप ऑफ ऑफ द एनीमिया। अनीमिया, अब जी फिर उसका उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होगा। जी समझिए। जी जी डॉक्टर। ये एक थोड़ी सी स्लिप हो गई आपसे। तो अब आपने बोला अल्ट्रासाउंड उसका करूंगी, डेटिंग स्कैन और अनोमली स्कैन, ठीक है ना, ये बोला ना आपने। हाँ, पर डॉक्टर इसका एनॉमली हुआ नहीं हुआ था, इसका तो फिर सिर्फ जैसे 4th मंथ पे जी। तो फिर आपको यही बोलना चाहिए था ना, तो कि इसका डेटिंग स्कैन होना चाहिए था एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या अप टू 12 वीक्स, और अनोमली स्कैन होना चाहिए था, ये अल्फाज बोले हैं आप। ओके, ठीक है डॉक्टर। अनोमली स्कैन होना चाहिए था अप टू at 20 weeks, which was जी not. However, डन। still I जी like to know if there is any gross anomaly. ये पूरा फिक्र दोहराइए आप, ओ, बोलिए आप। इसका डेटिंग स्कैन होना चाहिए था, एनॉमली स्कैन इसका होना चाहिए था। डेटिंग स्कैन एट द 11 to 13 plus 6 weeks and the anomaly scan at 18 to 20 weeks. And it was not done. It was not done. However, I would like to However, find out any gross anomaly. okay. ये है। अब अल्ट्रासाउंड करने का मकसद, फिर आपको पूरा उसको एग्जामिनर को बता दिया आपने, जी सही है। सिर्फ आपने ये अल्फाज बोल के थोड़ा सा वो गुंजाइश छोड़ दी कि एग्जामिनर आपसे पूछे अब क्या पता चलेगा, राइट। जी डॉक्टर। दूसरा दूसरा फिर आपने, चूंकि इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी है जी और पॉसिबली डायबिटीज भी है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट इस स्टेज पे तो फीटल मॉनिटरिंग में उसका डॉपलर टेस्ट है। जी डॉक्टर, डॉपलर में बेसलाइन डॉपलर हाँ, मैम। वो आपने नहीं बोला, जी वो आपने नहीं बोला। सी, मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतनी लंबी लिस्ट आपने बना दी अननेसेसरीली इन्वेस्टिगेशन, जी और उसमें खाम खा मैं आपको पूछता आपने लिवर फंक्शन टेस्ट क्यों करवाया, आपने रीनल फंक्शन टेस्ट क्यों करवाया, आपने इससे पहले क्या करवा लेना चाहिए था, तो आपका वक्त ज़ाया हो। आपने एक गुंजाइश क्रिएट कर दी मेरे लिए आपको दाएं बाएं करने की, और नॉट फोकस ऑन द पेशेंट। तो पेशेंट पे फोकस रहने के लिए जो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है वो बोलिए, एंड उसके बाद कह दीजिए एंड अदर हेल्थ प्रोफाइल। तो क्या हर इन्वेस्टिगेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी के साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो प्रॉब्लम अब हैं पेशेंट को उसके फोकस होना चाहिए। अब जो पेशेंट को प्रॉब्लम है शुगर की, ब्लड प्रेशर की, लाइकर ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली हमें तो 20 जून को मिली है, वो 22 जुलाई को वो ड्यू है, 5 हफ्ते रहते हैं। तो आप ये सारी इन्वेस्टिगेशन इसलिए इनको रीऑर्गेनाइज कीजिए करने के बाद। चलें जी, हो गया। इस स्टेज पे आके वो आई है, फाइंडिंग्स यही है कि द बेबी, आपने कहा 2.5 kg, लेट मी पुट इट के बेबी का वेट है 3 kg, और बाकी डॉपलर पे वो ठीक है। और फिर इस पेशेंट की मैनेजमेंट क्या होगी। आप 20 जून को खड़ी हैं, हम 20 जून पे हैं जी। शुगर प्रोफाइल डॉक्टर इसका नॉर्मल है। जी, बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल। Doctor, first, after the completing a missing investigation, I will explain the diagnosis to my patient that she is now the 36 weeks with the gestation diabetes mellitus with the pregnancy-induced hypertension, polyhydramnios, and the anemia. So, typing of the anemia will be confirmed. Type most likely is iron deficiency anemia based on her labs investigation. गुड गुड, वेरी गुड। चले, I will admit my ये patient. उसको I will उसकी, involve the हाँ जी,
I will admit my patient. I will involve the multidisciplinary team in which I will involve the dietitian, endocrinologist, physicians, and obstetricians, and neonatologist, and anesthetists, and me as an obstetrician taking care of my patient. My aim of the management is to optimize her sugar levels and to control her blood pressure and to prolong her pregnancy till 37 weeks completed, provided no any fetal-maternal complications occur in between that. As my ठीक, वेरी गुड। पहले आपने उनको पेशेंट की काउंसलिंग में ये ऐड कर लीजिए कि I will explain fetal-maternal risk. कि उसको एडमिट रहना पड़ेगा टिल डिलीवरी। जी सही, ओके। ये काउंसल करें आप कि मैं उसको एडमिट करूंगी और काउंसल करूंगी कि शी विल हैव टू रिमेन इन द हॉस्पिटल जी टिल डिलीवरी। ठीक है जी। और फिर उसके बाद मैं आपकी जगह जवाब दे रहा हूँ। जी। I'll counsel my patient about her problems and tell her that I'll admit her and keep her in the hospital till her delivery, and during her hospital stay I'll do maternal monitoring and fetal monitoring. ये अल्फाज इस्तेमाल कीजिए। Maternal monitoring में I'll monitor her blood pressure, I'll monitor her blood sugar, and I'll monitor any other symptoms which may appear because of hypertension like that. ये तो maternal monitoring. Maternal monitoring will include a record of her blood pressure and a record of her blood sugar levels. वो एग्जामिनर पूछे कैसे वो करेंगे, वो फिर वो चार्ट बताइए 6 लाइन का या जैसे भी होता है, और उसकी वेरियस रीडिंग्स बताइए। और मदर की मॉनिटरिंग एनी सिम्टम्स विच अपीयर ड्यूरिंग हर स्टे, क्योंकि ब्लड प्रेशर है ना, उसको हेडेक भी हो सकती है, उसको एपिक एसिड पेन भी हो सकती है, उसको कुछ भी हो सकता है। तो और फिर फीटल मॉनिटरिंग में आप क्या करेंगी? आई विल आस्क हर टू मेंटेन किक चार्ट एंड डू सीटीजी एवरी डे, एंड उसका डॉपलर करवाऊंगी मैं। अब 35 वीक्स पे है, 36 वीक्स पे आपने कहा, तो वो डॉपलर क्या बताएगा आपको और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। फिर बीपीपी करवाऊंगी मैं, बायोफिजिकल। वो कितनी दफ़ा करवाऊंगी? अगर वो नॉर्मल है, अगर अब नॉर्मल है तो वो किस तरह मैं अब नॉर्मल समझूंगी? अगर 10 में से कितने पॉइंट्स कम है, 2, 3, 4, फिर मैं क्या एक्शन लूँ? अगर ये फीटल मॉनिटरिंग और ब्लड प्रेशर मतलब मॉनिटरिंग नॉर्मल है, फिर आप कहेंगी कि आई ट्राई टू टेक द प्रेगनेंसी अप टू 37 कंप्लीटेड वीक्स। इसमें चूंकि कॉम्प्लिकेशंस हैं, कल एक ब्लड प्रेशर नहीं, कल वो डायबिटीज नहीं, तो इसलिए उसको बाय 37 वीक्स हम डिलीवर कर लेंगे। एट 37th वीक चूंकि इसकी पास हिस्ट्री पैरा 4 है, तो वो फिर आप बताएंगी कि ये वजाइनल डिलीवर हो सकती है कि इसमें नहीं हो सकती। भला आप मुझे बताइए तो ये इसको आप डिलीवर कैसे करेंगे? डॉक्टर मैं इसको विजाइनल डिलीवर करूंगी, फिर द लो थ्रेशोल्ड फॉर द सिजेरियन सेक्शन, और इसके बस ये आज बड़ी टिप आप मुझसे ले जाइए। एक पेशेंट को अगर 2 कॉम्प्लिकेशंस हो, कोई 2 हो, एक नहीं, आपकी बात है, अगर एक कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर वजाइनली डिलीवर हो सकती है। जी एक डॉक्टर। हो तो वजाइनली डिलीवर होगी, एक डायबिटीज हो तो वजाइनल डिलीवर होगी, एक उसको ओलिगोहेटेरामिनोज हो पहला और कुछ नहीं है तो हो जाएगा। तो एक कॉम्प्लिकेशन, एक प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो वी बैक हो सकता है। एक 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 आपकी आसानी के लिए, आप सब जितने भी सुन रहे हैं मुझे, आप सब की आसानी के लिए अगर 2 कॉम्प्लिकेशन हो, मोर देन 1, फिर उसका आंसर है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। जी सही है। हैव आई मेड योर लाइफ इजी या नॉट? जी जी डॉक्टर, थैंक यू। हाँ, कि अगर एक सिर्फ ब्लड प्रेशर है, सिर्फ डायबिटीज है, सिर्फ ये है, और ब्लड प्रेशर भी वेल कंट्रोल्ड है, डायबिटीज साथ लफ्स वेल कंट्रोल्ड है, फिर तो वजाइनल डिलीवर हो सकता है। अगर वो इज नॉट वेल कंट्रोल्ड,
फिर एक कॉम्प्लिकेशन भी काफ़ी है, डायबिटीज नॉट वेल कंट्रोल्ड, ब्लड प्रेशर नॉट वेल कंट्रोल्ड, वो एक की बजाय 2 होगी, फिर भी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करेंगे हम। बड़ा आसान है, आप इम्तिहान में आपको कोई बॉदर नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं करेगा। वरना आप कहे वजाइनल डिलीवरी करोगी, फिर मॉनिटर कैसे करोगी, फिर ये कैसे करोगी, आखिर तक कल मतलब खाम खा आपको डिलीवरी जाने नहीं दे। जी सही है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। तो आपने आप ये पेशेंट है, मैंने कहा ना ये पेशेंट है, आप सारा मैटरनल मॉनिटरिंग, फीटल मॉनिटरिंग, ये 2 अल्फाज बोलने हैं। एडमिट, काउंसलर के हमने एडमिशन में के बाद क्या करना है कि विल मॉनिटर मदर एंड बेबी, द रीजन फॉर एडमिशन इज दिस जो आपने बोल दिया। फिर आप सब जब पेशेंट को एडमिट कर लें, ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट को, आप सब ने कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपने ये अल्फाज बोलने हैं। आफ्टर एडमिशन आई विल डू मैटरनल मॉनिटरिंग, आई विल डू फीटल मॉनिटरिंग। आपकी आसान हो गई जिंदगी। जी जी डॉक्टर। मैटरनल मॉनिटरिंग में वो जो प्रॉब्लम है उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, हम क्या करेंगे, उसका इलाज करेंगे। डायबिटीज है तो किस तरह मॉनिटर करते हैं, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन A1C वगैरह वगैरह, वो बातें आपको थ्योरी है और वो करूँगी। और उसके मुताबिक मैं जो भी है नीड भी इंसुलिन पे शिफ्ट कर लूँगी। वो थ्योरी किताब आती है आपको सबको, ये प्रैक्टिस नहीं आती। तो आपने ये करना है कि ये बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम दिस उसको काउंसल करूँगी और बताऊँगी कि आफ्टर एडमिशन उसकी ये मॉनिटरिंग करेंगे। और इस केस में चूंकि शी इज एट 35 वीक्स और कॉम्प्लिकेशन 1, 2 बल्कि 3 है और चौथी भी है, पास हिस्ट्री स्टिल बर्थ की है, मैक्रोसोमिया की, बहुत कुछ है इसमें। तो हम इसको दाखिल रखेंगे और मॉनिटर करेंगे मदर, बेबी। और फिर डिलीवर कब करोगी, इफ एवरीथिंग इज वेल बिफोर 37 वीक्स। कैसे करोगी, बाय सिजेरियन सेक्शन। हाँ, क्यों करती हो सेक्शन, इसका पैरा 4 है, सब नॉर्मल डिलीवरीज है कि मैडम शी हैज गॉट मोर देन 1 ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। इसलिए उसमें अगर एक से ज्यादा हो तो फिर जैसे प्रीवियस 1 सिजेरियन सेक्शन है, कोई भी एक कॉम्प्लिकेशन ऐड ऑन हो जाए उसके साथ, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पॉलीहाइड्रेमनस, ओलिगोहाइड्रेमनस, कुछ भी ऐड हो जाए तो आंसर इज इलेक्टिव सेक्शन। आप VBAC वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन सिर्फ उस सूरत में करेंगी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 1 सिजेरियन सेक्शन। ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल चली आ रही, इसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर हम VBAC का सोचेंगे। इसी तरह इस पेशेंट में तो बड़ा आसान होगी। मैं आई मेड योर लाइफ इजी कि मैडम दिस पेशेंट हैज शुगर, ब्लड प्रेशर, पॉलीहाइड्रेमनियोस वगैरह वगैरह वगैरह, इसका तो इलेक्टिव सेक्शन होना है। कब होगा, इफ एवरीथिंग रिमेन्स अंडर कंट्रोल, फीटल मॉनिटरिंग सेस तो 37 कंप्लीटेड वीक्स पे, वरना उससे पहले अगर मैटरनल मॉनिटरिंग ठीक नहीं, फीटल मॉनिटरिंग ठीक नहीं। फीटल मॉनिटरिंग मैंने बता दिया आपको कि उसके 3-4 चीज़ें वो क्या बोलनी है, किक चार्ट बोलना है और फिर CTG बोलनी है, बायोफिजिकल प्रोफाइल बोलना है, डॉपलर बोलना है, ये 4 बातें बोलनी। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी फिर पहले कर लें, आसान, यू जस्ट सेल थ्रू द एग्जामिनेशन। लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं बोलते इम्तिहान में तो खाम खा फिर डिफिकल्टी में चले जाते हैं। चलें, फिर बोलिए जी, ये पेशेंट है, आपने एडमिट कर ली एट 35 वीक्स। जी डॉक्टर। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? I will, after completing a missing investigation, I will explain the diagnosis to my patient that she is having the 35 weeks with the gestational diabetes and the pregnancy-induced hypertension and the polyhydramnios and the anemia.
most likely the iron deficiency anemia, which is of the moderate degree. I will keep my I will counsel a feto-maternal risk associated with the disease. I will keep my patient admitted till 37 weeks of the gestation, provided the satisfactory feto-maternal conditions. I will monitor the fetal, and I will do the fetal and the maternal monitoring. In the maternal side, I will monitor her blood sugar. पहले maternal बोलो। जी, I will do the maternal monitoring, in which I will do the sugar profile 6 times in a day. I will explain the targets of the blood sugar to my patients, and I will as her blood pressure sugar is controlled on the diet and the lifestyle modification. I will continue that. I will ask my patient to take the 3 major and 3 minor meals, and dietary modification will be ये इतनी डिटेल में जाने की नहीं जरूरत जी होती। ठीक है, सही है, ओके डॉक्टर। आई विल मॉनिटर हर ब्लड I'll advise her about diet, full stop। ओके ओके जी सही। वो एक रोटी खावे, चावल खावे, ना खावे, बनाना खावे, ना खावे, you are wasting your time। जी जी डॉक्टर मैं आपको और बात बता दूं कि अगर आपने इम्तिहान में पेशेंट को डिलीवर करके उसको पेशेंट को और बच्चे को घर भेज दिया है ठीक ठाक, और फिर कंट्रासेप्शन एडवाइस दे दी है, आप पास हो, आप पास हो। वो खत खोलने से पहले ही समझ लो तुम पास हो। लेकिन अगर आपने पेशेंट को घर नहीं भेजा, अभी अधूरी बात है, अभी सेक्शन हो रहा है, अभी डिलीवरी हो रही है, घंटी बज गई, फिर चांसेस पास के कम हो जाते हैं। इसलिए रिमेन फोकस, उसको आगे चलाओ, उसको डिलीवरी की तरफ लेके जाओ। चलो जी, तो यू विल मॉनिटर मदर, फिर क्या होगा? Hello. Doctor, I also monitor her blood pressure monitoring will be done, and also her HB will be optimized, and also I will provide the kick counts out to the patient, and CTG will be done twice daily, and the biophysical profile will be done twice weekly, and steroid cover will be given to the patient, and if everything went well, I will do the cesarean section of my patient at the 37 weeks completed. क्यों 30 सेक्शन करती है? तो पैरा 4 है बाबा, नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं 4 इसकी, और उसमें एक मैक्रोसोमिया बेबी की भी डिलीवरी हुई है। वो तो ये 5वीं नहीं करेंगे हम वजाइनल डिलीवरी, वो तो बड़ी अपसेट हो जाएगी पेशेंट। Doctor, as my patient has the two complications like the macrosomia and the polyhydramnios, I will go for straightforward for as the in the previous pregnancy, when she delivered the macrosomic baby, there are the perineal tears in that delivery, and instrument with आपका जवाब सही नहीं ना, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं तो बड़ा ही मुश्किल किस्म का एग्जामिनर था, इसी तरह नोक पलक दुरुस्त करते ही मेरी सारी उम्र गुजर गई। ये वजह नहीं बतानी, वजह वो बतानी है जो मैंने पहले, जो एक्सेप्टेड वजह है। the patient has the two complications, so I will straight go forward for the cesarean section. She's got multiple complications, multiple problems। जी जी बस बात खत्म है। जब हमने कहा पहले मैक्रोसोमिया में टेयर हो गया, वो कहेगी कि चलो इस दवा फिर हम मोहतात हो जाएंगे, हम एपिजोटमी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। इस तरह की बातों में क्यों जाते हो? हमने तो डिलीवर करके घर भेजना है। चलो जी, आपने सेक्शन किया, डिलीवर हो गया, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द बेबी? Doctor, I will take as the diabetic patient has the risk of as macrosomic baby has the risk of the hypoglycemia. So I will within the 30 minutes I will monitor her blood sugar levels, and to maintain the blood sugar levels between the 2.2 to 2.5. And if at any time the blood sugar levels are, and the pediatric opinion will be taken. हाँ, जरा थोड़ा सा बदल दीजिए आपकी स्टेटमेंट। डायबिटिक बेबी है, आप कहिए कि पहले उसके रिस्क्स बता दी, ताकि एग्जामिनर को पता चले यू आर कॉन्शियस ऑफ दैट। डायबिटिक बेबी इज लाइकली टू हैव ये वो 2-3 हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया वगैरह वगैरह, ये, और फिर दे आर मोर एक्सपोज लाइकली टू हैव RDS,
RDS risk. हाइपोथर्मिया भी बड़ा कॉमन. सो इन स्पाइट ऑफ द बेबी ये बातें बोली, बिकॉज द बेबी इज एट रिस्क ऑफ दीज थिंग्स, सो बेबी. जी. और दूसरा उसका ये भी कीजिए कि उसके जो ब्लड टेस्ट हैं वो कॉर्ड ब्लड से नहीं होंगे, वो RH नेगेटिव वाली बात ना कीजिए. उसके ब्लड टेस्ट होंगे डिलीवरी के 2 से 4 घंटे बाद, क्योंकि वो बताएंगे Okay. उसका पॉलिसी है कि नहीं, उसके ब्लड शुगर लेवल क्या है, उसकी मैग्नीशियम लेवल क्या है. ये बोल के आप कोई किसी की आवाजें बीच में आ रही. अब बाकी इतना बोलिए. सो अगर आप कि डिलीवरी के बेबी की केयर क्या है, बेबी विल बी टेकन केयर बाय a neonatologist. Baby is likely to have these problems and hence he needs special care by neonatologist, possibly in incubator. आपकी बात ऐसे खत्म हो गई और उसके आगे नहीं जाना, आगे नियोनेटोलॉजिस्ट जाने वो जाने. चलो, ये पेशेंट का बेबी डिलीवर कर दिया आपने, तो व्हाट अबाउट द बेबी? जी डॉक्टर. बेबी की केयर क्या होगी? व्हाट अबाउट द बेबी? Baby will be more as the macrosomic baby has a risk of the hypoglycemia, hypothermia, hypomagnesemia, and the hyperbilirubinemia, and increased risk of the RDS. So baby will be monitored by the neonatologist, बस and the sugar will be checked. बिल्कुल, ये परफेक्ट जवाब है आपका. जी ठीक है डॉक्टर. इससे आगे नहीं जाना हमने, वो जी नियोनेटोलॉजिस्ट जाने का बाकी फिर. जी सही है. ओके. ठीक है. ओके. व्हाट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग इन दिस केस? Doctor, frequent breastfeeding will be advised to the patient. Frequent breastfeeding on the within the 30 hours, the breastfeeding will be initiated and the frequent breastfeeding will be given. तो ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड. ओके. व्हाट अबाउट कि अभी तो आपने उसको इंसुलिन पे भी डाल दिया था और डायबिटीज कंट्रोल के लिए, डिलीवरी के बाद व्हाट हैपेंस टू इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स? Doctor, insulin requirements falls after the delivery, as this is a case of the JDM. So the insulin requirement after the delivery of the placenta, the insulin requirement falls to 50%. So I will only monitor my patient sugar profile will be done in the first 24 hours. Nothing will be given in that in first 24 hours. Nothing, no insulin. No insulin will be given, only the diet. Very good. और फिर उसके कॉन्ट्रासेप्शन OCP दोगे? No, doctor, OCPs नहीं दूंगी, as the patient has a multiple risk factors, as she is diabetic and the hypertensive. I will not advise the OCP to my patient. Other contraception method will be discussed with the patients, like the temporary methods and permanent method will be discussed to the patient, like POP, Implanon, Jadel. देना खाम खा जाते जाते आपने अब बोला है कि परमानेंट मेथड विल बी डिस्कस विद हर. ये पेशेंट है बाबा, ग्रेडा 5 पैरा 4, और ये कॉम्प्लिकेशन आपको जब हमने कहा कि इसका होगा तो वहाँ बोल उसी वक्त. जी BTL. ओके. जी डॉक्टर. है ना? जी डॉक्टर. वहाँ पे हम मिस कर गए. जी डॉक्टर. हाँ, तो आपने ये अल्फाज उस वक्त बोलने थे. जी. सेक्शन बिफोर सेक्शन आई विल डिस्कस विद हर BTL. फुल स्टॉप. जी जी डॉक्टर. है ना? जी. तो हमारे पास अभी हैं 5 मिनट कि मुझे अब इस पेशेंट की, ये वो पेशेंट है, इसकी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, आपने एडमिट किया, तो फिर क्या यहाँ से चलिए, तो मुझे समरी करके बता दी. जी डॉक्टर. आपने एडवाइस की, आपकी आवाज कट की थी डॉक्टर. डॉक्टर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. यही पेशेंट. जी. आपकी आवाज. जी जी. तो पीछे कोई बोल रहा है को उसका. डॉक्टर रेखा, आप अपना म्यूट करें. हेलो. जी सर, आप बात करें. हाँ, मैंने आपसे पूछा है कि
आपने जब कहा ना मैं इसको एडमिट करूंगी, वहां से चले जल्दी जल्दी 5 मिनट में मुझे बताएं फिर क्या करेंगे एडमिट करके। Doctor, after the admission of my patient, I will do the fetal and the maternal and the fetal monitoring. Doctor, maternal and the fetal monitoring. कुड़िए I will counsel her. जी. यही बात है जो हम भूल जाते हैं, जो करते नहीं हैं हम। First I will counsel her. I'll tell her. I'll advise her कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है, हम ये पर्पस ऑफ एडमिशन इज दिस, ये नंबर 1 बात है, डोंट मिस दैट। फिर चले। After the counseling of my patient, I will keep my patient admitted. I will do the maternal and the fetal monitoring. On the maternal side, I will monitor her blood sugar level 6 times. चलते जाइए ना, जब मैंने समरी बोली है बस ठीक है। I'll do fetal, maternal. I will do the maternal and the fetal monitoring. If everything went well, and my aim of the management is to prolong the pregnancy till 37 weeks of the gestation. And the 37 weeks of the gestation, I will also discuss the tubal ligation method with my permanent and the temporary methods of the contraception with my patient. The best is the permanent method for my patient. I will do the elective cesarean section at the 37 weeks completed, and I will advise the lifestyle modification and the to my patient and do the post-op care. And baby will need special care. Baby need the special care. Thank you very much. अब किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ ले। डॉक्टर, एक मुझे क्वेश्चन पूछना था। जैसे डॉक्टर PAH की पेशेंट थी, तो इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, रिनल फंक्शन टेस्ट मांगनी चाहिए थे, यानी सीरम यूरिक एसिड टू रूल आउट सुपर इम्पोज प्रीक्लेम्शिया के लिए हम नहीं करवाने चाहिए थे? जो नो हार्म, लेकिन उनकी डिटेल में ना जाइए। जी सही है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने अननेसेसरी पूछे, मैंने बोला जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी। जी सही। जी रेखा। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। चलो कोई और किसी ने सवाल पूछना तो पूछ लीजिए। यस सर, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था। सर ये पेशेंट की फर्स्ट IUD था स्टिल बर्थ, सेकंड इसका मैक्रोस्मिया था, तो सर हम इसको यही कहेंगे ना कि ये तो शी कम्स फिट इन अ क्राइटेरिया ऑफ क्रॉनिक डायबिटीज टाइप 1 व्हिच हैज बीन रिसेंटली नाउ डायग्नोस्ड? नहीं, मैं इस तरह की बहस में नहीं जाइए, क्योंकि देखे ना उसको पहला वी डोंट नो के प्री प्रॉम हुआ तो उसकी वजह स्टिल बर्थ की क्या थी। कॉर्ड प्रोलेप्स भी हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है, एम्नियोनाइटिस हो सकता है, तो हमने डिटेल नहीं जानी। रह गया दूसरा मैक्रोसोमिया था। तो मैक्रोसोमिया एक अब वेग सी टर्मिनोलॉजी थी उस बच्चे के लिए जो जिसको उसने कहा कि वो बच्चे का साइज बड़ा था, बड़ा हैवी लगता, बस उसका वजन तो पता ही नहीं चला हमें। लेकिन उसके बाद 3 नॉर्मल डिलीवरीज हो गई हैं, तो ये अनयूजुअल बात ही होगी कि उसको GDM हुआ, जेस्टेशन इंड्यूस्ड डायबिटीज, और उसके बाद फिर वो तीनों में कुछ भी नहीं हुआ उसको, चूँकि ग्रेजुअली तो वो बात वर्स होती है। तो इसलिए मैं उस में खामखा आपको मुश्किल पड़ जाएगी, उस बहस में नहीं जाऊंगा। मैं कहूँगा जी वो पहली हिस्ट्री में ये हुआ, जैसा अभी बोला मैंने कि जी वी डोंट नो द कॉज ऑफ स्टिल बर्थ, शी हैड पी प्रॉम, तो उसकी तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। पी प्रॉम में स्टिल बर्थ का रेट बड़ा हाई है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग बर्थ, तो वो वी डोंट नो। तो दूसरा मैक्रोसोमिया बड़ी सब्जेक्टिव्स की एक डिस्क्रिप्शन है जो पेशेंट दे रहा है, ना उसका वजन पता है, ना कुछ है, और फिर सब कुछ नॉर्मल चला आ रहा है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, तो मैं नहीं उसको डायबिटीज जानूंगा। चले और कोई? सलाम सर। हाँ सर आपने चले आप पूछ लें। अच्छा सर, patient है gravida 3 para 2+0, previous history of shoulder dystocia, now diagnosed as a gestational diabetes mellitus, controlled
sugar levels on insulin. हाँ तो इसमें हम elective section plan करेंगे. She has a significant history of shoulder dystocia, humerus fracture of the baby. बिल्कुल, आप अच्छा सवाल है. शोल्डर डिस्ट्रोसिया जनरली होता है जहाँ बॉर्डर लाइन पेल्विस हो या मैक्रोसोमिया. वही बात एक ही है, कहने के दो अंदाज हैं. यानी टाइट सी पेल्विस है, उसमें सर निकला है, शोल्डर नहीं निकला है, तो उसमें तो वो डायबिटिक भी है, मैक्रोसोमिया भी है. उसको शोल्डर डिस्ट्रोसिया को हम ट्रांसलेट का बिगेस्ट कॉज जो शोल्डर डिस्ट्रोसिया की है वो मैक्रोसोमिया है. तो उस लिहाज से वंस में शोल्डर डिस्ट्रोसिया हो, मैं आपको कहूँगा इम्तिहान में आप ऐसा करेंगे. I'll monitor weight of the baby carefully and assess or rule out CPD. Then we let her go into labor. But if there's a borderline pelvis, I'll do cesarean section. Cesarean section पे अल्फाज बोलिए. मैं दोहराता हूँ. Previous shoulder dystocia, आप ये कहिए कि I'll monitor pregnancy carefully for presence of GDM and also size of the baby. At term or time of delivery, I'll carefully rule out CPD and ensure good pelvis, and only then let her go into labor. और फिर लेबर में वो एक्सपर्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि अगर फिर दोबारा हो तो क्या होगा. तो लेकिन अगर वो पहले सीपीडी उसको मैक्रोसोमिया है तो इवन बॉर्डरलाइन पेल्विस आई विल डू सिजेरियन सेक्शन, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन. ये मेरा जवाब. सर एक और पेशेंट है, ग्रेविडा 2 पैरा 1+0, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेशेंट पर बात कर लेते NND. हैं. प्रीवियस हिस्ट्री क्या है? Sir, previous history of IUD due to the raised blood pressure. Now she is at 33 weeks with the history of PPROM, PIH and GDM. मुश्किल पेशेंट, लेकिन जवाब तो आसान है. सर इसको बस मॉनिटर करेंगे, 37 वीक्स तक लेकर जाएंगे. जी नो, अगर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन है फिर वही अल्फाज ये जो मैंने आज बोले हैं इनको पहले डॉक्टर रेखा को आप ही तो कि मैटरनल मॉनिटरिंग, फीटल मॉनिटरिंग, ये दो अल्फाज इतने लाउड एंड क्लियर बोले हैं आप. इट गिव्स यू लॉट ऑफ कंफर्ट कि फिर वो जो भी कहे जी मैं ये मॉनिटर तो कर रही हूँ, उसको यही देख रही. जहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी वहाँ पे फिर हम सोचेंगे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या डिलीवरी ऑफ द बेबी. बस बात खत्म. आप मुश्किल में नहीं पड़ सकती. फिर सर सब नॉर्मल जा रहा है तो फिर सर 37 पे सेक्शन करेंगे इसका. हाँ, किसका? सर ये जो पेशेंट अभी मैंने आपको बताई, PPROM, GDM, PIH 33 वीक्स. अगर GDM है और पास्ट हिस्ट्री ऑफ IUD है तो प्रेजेंट कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो फिर मैं वो बात होगी कि अगर सिर्फ डायबिटीज है, वेल कंट्रोल्ड है, आप ये 3-4 लफ्ज बोल के फिर कहेंगे कि फिर 37 कंप्लीट वीक्स पे मैं उसको डिलीवर करूँ बाय इंडक्शन. अगर पेल्विस ठीक है, सब कुछ ठीक है, कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं डायबिटीज की. और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो फिर मैंने जैसे कह दिया फिर इलेक्टिव सेक्शन. ठीक है, क्वेश्चन करना. थैंक यू सर. ये राखी और है, रेखा और है कि एक ही? जी नो सर जी, अलग अलग है. अच्छा, तो ये राखी तो बड़ी रेगुलरली अटेंड करती है. रेखा सर ये जो पेशेंट अभी हुआ था सर, अभी जो PIH और GDM वाला भी जो केस प्रेजेंट हुआ है सर, इसमें हमने डॉपलर PIH की वजह से मांगा था. क्या सर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जो हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन में मांगा था सर, उसका मैंने पूछ रहे हैं कि वो PIH की वजह से. अगर ब्लड प्रेशर है तो पहला डॉपलर तो होना चाहिए 20 वीक्स पे यूट्राइन आर्टरीज का, और उसके बाद फिर डॉपलर होना चाहिए 30 वीक्स पे, और रेगुलरली वो जो भी SD रेशो उनकी देखनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह. तो इस तरह से डॉपलर की एप्लीकेशन जो है वो क्लैरिटी से. सर आपने कहा था कि इसका इंसुलिन आफ्टर डिलीवरी क्या करना है, वो सर आवाज नहीं आई.
और सर इसका पोस्ट नेटली भी 6 वीक्स पे होना चाहिए था, फिर ईयरली फॉलोअप होना चाहिए। पोस्ट नेटली आगे फिर 6 हफ्ते बाद बुला के उसका फिर आप जो है वो शुगर के टेस्ट करवाइए, OGTT के सब्सिक्वेंटली अब है कि नहीं है, जो कि GDM वालों को नहीं होगी, डायबिटीज वालों को होगी। और सर आपने इंसुलिन के बारे में क्या बताया कि पोस्ट नेटली क्या करना है? कि GDM में तो बंद करनी है और जो डायबिटिक नॉन थी प्री प्रेगनेंसी डोज पे वापस करनी। ओके, थैंक्स सर। सर मैंने ये पूछना था कि जो डॉपलर है इसमें, अगर जैसे इस पेशेंट में तो पॉलीहाइड्रोमनियस था, अगर पॉलीहाइड्रोमनियस नहीं होता तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में हम एग्जामिनर अगर कहता है कि भाई IUGR तो आपको मतलब फंडल हाइट आपको नॉर्मल मिली एग्जामिनेशन पे, तो आप इसका डॉपलर मांग रही हैं, सर इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफाई बड़ी सिंपल है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, हाइपरटेंशन आपने बोला PIH, तो उसका बेबी पे असर होगा, तो बेबी पे क्लिनिकली असर आपने कहा नहीं है, हाइट ऑफ फंडस ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइक ठीक है, लेकिन उसका 2 तरह के टेस्ट रहते हैं आजकल। तो मोस्ट कॉमनली ये बायोफिजिकल टेस्ट हैं, जो अल्ट्रासाउंड है, डॉपलर है, और उसके बायोफिजिकल प्रोफाइल वगैरह, ये टेस्ट हैं। तो ये एप्लीकेबल हैं ये सारे टेस्ट इन फीटल मॉनिटरिंग। तो तभी बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो सवाल पूछा, तो उसका एक कंपोनेंट ये है, अगर बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है उस पर ना करवाओ ये बायोफिजिकल टेस्ट। CTG इज नॉट रिकमेंडेड इन ए नॉर्मल प्रेगनेंसी, क्योंकि अननेसेसरी CTG या ये टेस्ट करते हैं तो खामखा सिजेरियन सेक्शन रेट हाई हो जाता है। तो इन ए नॉर्मल प्रेगनेंसी, बल्कि अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, इन ए नॉर्मल प्रेगनेंसी fetal monitoring does not include CTG, BPP, Doppler, etc. 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 ये नोट कर लीजिए मेरी स्टेटमेंट आज की, कि अगर इम्तिहान में केसेस शॉर्ट हो जाते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी भी डाल देते हैं, चलो जी इसको, अगर वो नॉर्मल है तो फिर सिर्फ आपने क्लिनिकल मॉनिटरिंग करनी है, क्लिनिकल मॉनिटरिंग। वो उसमें हाइट ऑफ फंडस देखना है, अमाउंट ऑफ लाइकर देखना है, लाई ऑफ द बेबी देखनी है, और फीटल हार्ट सोना पिनार्ट से या सोनिकेट्स, बस यहाँ फुल स्टॉप। सर मैं यही समझी हूँ मैं कि अगर PIH है पेशेंट को और फंडल हाइट उसकी नॉर्मल है, तो फिर हमें पहले CTG और बायोफिजिकल मांग लेनी चाहिए, अगर वो नॉर्मल हो तो फिर डॉपलर नहीं मांगना चाहिए, मैं ये समझी हूँ। सर आप यही कह रहे हैं? नहीं, पहले CTG भी नहीं, मैं तो CTG भी नहीं करवा रहा उसकी, मैं तो BPP भी नहीं करवा रहा उसका। अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं थी, इसमें डायबिटीज भी थी, हाइपरटेंशन भी थी, ये यू कांट कॉल दिस प्रेगनेंसी नॉर्मल, इसमें मॉनिटरिंग होनी है। मैं तो उस पेशेंट की बात कर रहा हूँ जिसकी ना कोई हिस्ट्री है पास्ट, ना प्रेजेंट हिस्ट्री है, आपने इम्तिहान में देखा सब कुछ नॉर्मल है, उसका बल्कि कह दीजिए लाउड एंड क्लियर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक या बायोफिजिकल मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो जम कहते हैं क्यों नहीं, CTG नहीं करोगी इसकी, ये नहीं कहो कि रेफरेंस जाके ढूंढ लेना, पढ़ लेना, कि मेरा रेफरेंस ना देना, किताब का रेफरेंस है कि उनमें अननेसेसरी बायोफिजिकल मॉनिटरिंग से सिजेरियन सेक्शन रेट हाई हो जाता है। चलो, थैंक यू वेरी मच। सर अगर उसकी पेशेंट की फंडल हाइट, सर एक क्वेश्चन मेरा, सर फंडल हाइट अगर नॉर्मल हो और पेशेंट प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की हो, तो फिर हम डॉक्टर मांगेंगे ना? फिर भी करेंगे मॉनिटरिंग, क्योंकि सर फिर उसमें हम एग्जामिनर समटाइम जी सर जी, क्योंकि मैंने कहा ना, कोई भी एक कॉम्प्लिकेशन है, चाहे डायबिटीज है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे और कोई उसको SLE है, उसको कोई और बीमारी है, थायराइड की है, कोई कुछ भी है, फिर उसको मॉनिटरिंग करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, मेडिकल सर्जिकल कुछ नहीं है, और आप क्लिनिकली बेबी बिल्कुल ठीक समझते हैं, प्रेगनेंसी ठीक समझते हैं, मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूँ, मुझे मिस कोट ना कर प्लीज। नहीं सर, जी सर,
एग्जामिनर खाम एवं कहेगा वो बाबा हो गया, उनकी पता। तो मैं बाबा होने की बात नहीं कर रहा, मैं किताब से बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। जी सर, मैं समझ गई आपकी बात। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलो, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँ प्लीज, जिसने भी केस प्रेजेंट करना है कम से कम 2 दिन पहले मुझे जरूर बता दे टॉपिक, और वो टॉपिक ताकि मैं भी पढ़ के हूँ, आप भी पढ़ के, ओनली देन यू विल बेनिफिट मोस्ट। सर एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? सर आज सुबह पता चलता है कि बिलीव इट, मैंने सारी सर रात के डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ध्यान से पढ़ी और लंबा सा लेक्चर आपके लिए बनाया, उसके प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए, क्या करना, एक लंबा सा लेक्चर मैंने तैयार किया। अब वो लेक्चर फिर कभी डायबिटीज की बात हुई तो फिर मैं दूंगा आपको, लेकिन इस तरह से ये केस में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड का था, कोई ना हाइपरटेंशन पढ़ाई जा सकती है, ना डायबिटीज पढ़ाई जा सकती है, ना कुछ, लेकिन फिर भी जो भी केस हो। सर क्रोनिक हाइपरटेंसिव ऐसी पेशेंट में अगर सर 2 बंदे बोल रहे हैं साहब। सर अगर ऐसी पेशेंट में सर ऐसी पेशेंट को अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है कि हाउ यू विल कंफर्म दैट शी इज इन अ प्री एक्जिस्टिंग डायबिटीज और इन अ जीडीएम, देन हाउ विल आंसर इट? मैं समझा नहीं। सर ये जो पेशेंट था जो हाइपरटेंसिव और अलॉन्ग विद डायबिटीज मेलाइटस है, जिसको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, पॉलीहाइड्रेमिया, वो एग्जामिनर क्या पूछता है इसके मतलब? जी अगर पूछता है कि ये प्री एक्सिस्टिंग है और इधर गेस्टेशनल डायबिटीज, देन हाउ आई विल आंसर हर इट? ना मैंने तो कह दिया कि आप हाउ कैन यू से इसको जेस्टेशनल डायबिटीज है या टाइप 1 है, टाइप 2, मैंने तो लफ्ज़ आपको नया दे दिया कि recently diagnosed diabetes, we don't know। ओके मैंने तो आपको लफ्ज़ एक नया दे दिया आपको। जी चलो, फिर आइंदा मुझे 2 दिन पहले कम से कम जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you, doctor. Thank you so much. खुदा हाफिज़।